Hello, listeners. Let's start today's work, which we are doing in chapter Vital Villages and Thriving Towns. हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट होंगे। भाई हम अपना चैप्टर कर रहे हैं वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, अपने जो हिस्ट्री की बुक है उसमें है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसमें हमने अभी तक के जो काम किया है वो देखा था भाई, आयरन टूल्स थे इन एग्रीकल्चर, लोहे के औजार और खेती किस तरह से यूज़फुल थे। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और जो खेती में किस तरह से उत्पादन को बढ़ाया जाए उसके लिए सिंचाई किस तरह से की जाती थी। और कुछ लोहे के औजार भी हमने देखे। उसके बाद हमने देखे भाई हु लिव्ड इन द विलेजेस। भारत के जो उत्तरी और दक्षिणी भाग थे उसमें कौन कौन से लोग रहते थे। वेलालर थे, उजावर थे और आदिमाई थे, ये दक्षिणी भारत के थे। और ग्राम भोजका और गृहपति और कर्मकार ये उत्तरी भारत के रहने वाले थे। उसके बाद हमने देखा संगम लिटरेचर, संगम साहित्य, उसमें से एक छोटी सी कहानी पढ़ी। और उसके बाद हमने देखा भाई ये रिंग वेल, और ये किस किस के काम में लिए जाते थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे स्टोरी ऑफ बेरीगाजा, मतलब भरूच की कहानी। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर द रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज कॉइन्स, सिक्के। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सिक्कों से। You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story of पेज नंबर 90। तो जो हमारा पिछला जो पेज था जिसमें क्लेवर पुअर मैन की जो कहानी थी, भाई किस तरह से गरीब आदमी था वो अमीर बन जाता है। भाई पिछले पेज पे हमने जो कहानी देखी थी उसमें जो सिक्के थे उनसे किस तरह से वो अमीर बन रहा है। पहले एक सिक्के से, फिर उसके बाद थोड़े और सिक्के मिले, फिर घास के बदले 1000 सिक्के मिले, इस तरह से वो अमीर बन जाता है। तो अभी देखते हैं भाई किस सिक्कों की क्या कहानी है। पंच coins, you have may noticed how wealth is measured in terms of coins in the story of पेज नंबर 82। तो अभी हमने देखा भाई पिछली जो कहानी थी उसमें किस तरह से जो सिक्के हैं उससे दौलत, जो हमारे पास जो कुछ भी सामान है वो मापा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्हें उस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। The earliest coins which were in use for about 500 years were punch marked coins। जो करीब 500 द अर्लीस्ट coins which were in use for about 500 years were punch marked coins। भाई जो पुराने जो सिक्के थे वो करीबन 500 साल तक चले, वो जिसे हम कहते हैं ठप्पा मार के बनाए हुए, जिसे आहत कहते हैं। पंच मार्क, पंच मार्क मीन्स आहत, ठप्पे मार के। तो ये 500 साल तक चले ये सिक्के। और अभी इसके बाद है पंच मार्क coins। पंच मार्क coins were generally rectangular और sometimes square और round in shape। अब ये शेप बताई है भाई, ये पंच मार्क जो कॉइन होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, किस तरह की होती है। तो वो जनरली रेक्टेंगुलर, ये आमतौर पे रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, मतलब आयताकार में। समटाइम्स स्क्वेयर और राउंड, और कभी कभी ये स्क्वेयर या फिर राउंड भी होते थे, गोल या फिर वर्गाकार में भी होते थे। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोबल्स। वो कई बार कैसे वो किस तरह से बनाए जाते थे। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट, जो धातु की जो पट्टियाँ होती हैं, शीट होती हैं, उनको काट के बनाए जाते थे। और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोबल्स, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। और कभी कभी बनाए जाते थे
भाई जो गोले होते हैं मेटल के, धातु के गोले, उनसे उनको दबा करके, उनको पीट करके फ्लैट कर दिया जाता था, जैसे हमारी रोटी होती है, चपाती होती है, इस तरह से। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड। कॉइन्स पर, ये जो सिक्के बनाए जाते थे उन पे इंस्क्रिप्शन नहीं लिखे जाते, मतलब लिखा नहीं जाता था उस पे कुछ भी, बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। लेकिन उसके ऊपर ठप्पा मार दिया जाता, मतलब आहत कर दिया जाता था उसको, जिस हंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, और इसीलिए इनको आहत सिक्के कहा गया था भाई। These coins are found over most parts of the subcontinent and remained in circulation till the early centuries CE। जो भाई ईसा पूर्व की जो शताब्दियां थी तब तक ये प्रचलित रहे, और लगभग हमारे जो पूरे भारतवर्ष जो प्रायद्वीप है वहाँ पाए गए हैं ये। इनका मतलब कोई विशेष जगह नहीं है, ये लगभग पूरे देश में पाए गए हैं। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज भाई, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज भाई, और किस तरह से वस्तुओं को या फिर चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, लेन देन किया जाता था, जिसे हम विनिमय कहते हैं। रीड द स्टोरी पोएम फ्रॉम संगम कलेक्शन। जो संगम साहित्य है उसमें से एक छोटी सी पोइम है। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर। जैसे ही वे लोग सफ़ेद धान, पैडी मतलब धान, जिसे चावल हम कहते हैं, सफ़ेद धान को ले जाते हैं अपने अपने ज़मीन से, मतलब अपने खेतों से, टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर, ताकि वो एक्सचेंज कर सकें, बदल बदल सकें, किसके साथ, साल्ट के साथ, नमक के साथ। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स, और लंबे लंबे से रास्तों से जाते हैं वो, थ्रो सैंड्स वाइट एज मून लाइट, और जो रास्ते हैं वहाँ पर जो नमक है, मिट्टी है, रेत है, वो किस तरह की है, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे कि भी चांद चांद की रोशनी होती है। टेकिंग वोल फैमिलीज हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, पूरे परिवार को ले जाते हैं ताकि पीछे कोई बच ना जाए, बिल्कुल सावधानी से। द डिपार्चर ऑफ द साल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी, और जो नमक के सौदागर होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो इस तरह से चले जाते हैं कि पूरे जो शहर हैं वो खाली हो जाते हैं। साल्ट वॉज प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुली अमोंग द सी कोस्ट, और ये जो नमक था वो कहाँ पैदा किया जाता था, कहाँ तैयार किया जाता था, अलोंग द सी कोस्ट, जो समंदर का किनारा था उसके साथ साथ। व्हाट वर द मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विद। अब ये यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, मर्चेंट्स जो सौदागर हैं वो किस 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 चीज़ को बदलते थे, एक्सचेंज करते थे, नमक और धान का। हाउ आर दे ट्रेवलिंग, वो किस तरह से यात्रा करते थे, वो भाई जो उनके कार्ट्स होते थे, घोड़ा गाड़ी या तांगा जिसे हम कहते हैं, उनसे जाते थे, और पैदल भी जाते थे, मतलब जो एनिमल कार्ट्स थे उनसे। अब देखते हैं भाई, सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। जो शहर है या नगर है वो अनेक कार्यक्रमों के या गतिविधियों के केंद्र थे भाई। किस तरह से, ऑफन वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वाज इम्पोर्टेंट फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स। जो कई अक्सर जो शहर थे, कस्बे थे, जो टाउन्स थे, वो वैरायटी ऑफ रीजन्स, वो महत्वपूर्ण होते, खास होते थे, क्योंकि बहुत सारे कारण होते थे उसके पीछे। लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। एक एग्जाम्पल देखते हैं मथुरा का। अभी मैप में देखें एक बार, मथुरा कहाँ है, वेयर इज मथुरा, सी वेयर इज मथुरा, दिस इज मथुरा, इट इज़ इन यूपी। हमारे दिल्ली से कुछ आगे चलते हैं यूपी में, तब ये मथुरा है, यमुना नदी के किनारे। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है भाई। इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड।
और ये इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि ये दो जो रास्ते थे, रूट्स ऑफ ट्रेवल, यात्रा के जो रास्ते थे और ट्रेड व्यापार के थे, उनके क्रॉसिंग पे बना हुआ था। जैसे एक चौराहा होता है, इस तरह से हम देखें भाई, उत्तर से जाते हैं तो ये एक रास्ता मान लेते हैं और एक रूट ये मान लेते हैं इस तरह से। तो जहाँ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिलती है, यहाँ पर मथुरा था भाई उस समय। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, उत्तर पश्चिम से लेके पूर्व तक, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर दो रास्ते जाते थे ये। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी, और इस शहर के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन थी, किलेबंदी थी, किलेबंद शहर था ये। एंड सेवरल श्राइन्स, और बहुत सारी इसमें श्राइन्स भी थी, मतलब यात्रियों को रुकने के लिए जगह बना रखी थी, जिसे मंदिर कहा जाता था, पवित्र स्थान जिसे हम कहते हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। अब जो किसान और जो पशुपालक थे वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे भाई। मथुरा वाज आल्सो ए सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस्ड, और मथुरा एक ऐसा शहर था जहाँ पर बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई जाती थी, मतलब वो एक केंद्र था जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। आफ्टर 2000 years ago, मथुरा became the second capital of कुषाणास। 2000 साल बाद ये कुषाण, जैसे मौर्य थे, गुप्त थे, मुगल थे, वैसे ही कुषाण एक वंश हुआ है जिसने कुछ जगहों पर शासन किया है भारत में, तो उनकी राजधानी बन गया था मथुरा। अबाउट होम यू विल रीडिंग इन चैप्टर 10, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा वाज आल्सो ए रिलीजियस सेंटर, ये एक धार्मिक स्थान भी था। वेयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर बुद्धिस्ट मठ थे, मतलब बुद्धों के मंदिर थे। जैना सराइज, जैन के मंदिर थे। एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा, और ये जो जिसे भगवान का कृष्ण कहा जाता है, उनका भी एक मुख्य बिंदु था, मुख्य केंद्र था जहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी। जैसे आज भी हम जानते हैं भाई, मथुरा श्री कृष्ण के से जोड़ के सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेस such as stone slabs and statues have been found in Mathura. Several inscriptions on surfaces, बहुत सारे ये मिले हैं भाई, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं उन सरफेसेस, सरफेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स, जो पत्थर के खंड, जैसे हमारे चौके होते हैं, हमारे छत छत के ऊपर चौके लगाते हैं, या फिर जैसे मार्बल की स्लैब्स होती हैं, इस तरह से खुदे हुए इंस्क्रिप्शन मिले हैं। एंड स्टैचूज, और मूर्तियाँ भी मिली हैं, फाउंड इन मथुरा, मथुरा में। उसके बाद जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, आमतौर पर ये छोटे अभिलेख हैं, संक्षिप्त अभिलेख हैं, मतलब उनके वो ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं। अ रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स, और ये किसके लिए, ये किसके बारे में होते थे अक्सर, ये होते थे गिफ्ट के बारे में, उपहार के बारे में, जिसमें आदमी और कभी कभी औरतें भी इन मठों को और मंदिरों को उपहार देते थे। These were made by kings and queens, officers, merchants and craft persons who lived in the city. और ये बनाए जाते थे, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस थे ये बनाए जाते थे किसके द्वारा, किंग्स एंड क्वींस, राजा और रानियों के द्वारा, ऑफिसर्स, अफसरों के द्वारा, मर्चेंट्स, व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन्स, कलाकार, हु लिव्ड इन द सिटी, जो शहर में रहते थे, जो मथुरा में रहते थे।
For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weavers, makers, garland makers, perfumers. और उदाहरण के लिए ये जो मथुरा में रहने वाले गोल्डस्मिथ मतलब सुनार सोने का काम करने वाले, ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, वीवर्स जुलाहे जो कपड़े बुनाई का काम करते हैं, बास्केट मेकर्स जो टोकरियाँ बनाते हैं, टोकरी बुनकर जिसे हम कहते हैं, गार्लैंड मेकर्स और माला बनाने वाले, परफ्यूमर्स इत्र बनाने वाले। Make a list of occupations of people who live in Mathura. List one occupation that was not practiced in Harappan city. तो हमने पहले चैप्टर से लेके अभी तक हमने देखा भाई हड़प्पा की संस्कृति थी उसमें जो गार्लैंड मेकिंग का काम था वो नहीं होता था और लगभग सारे काम होते थे। और ये ऑक्यूपेशंस ये सारे इसमें यहाँ पे बता ही दिए हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशंस उसके बाद है भाई क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन कौन सी कला थी, कौन कलाकार थे, मतलब शिल्प और शिल्पकार वहाँ पर पुराने उस टाइम में। वी आल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। भाई हमारे पास शिल्पों के नमूने हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ क्राफ्ट कला के नमूने हैं भाई हमारे पास खुदाई में जो मिले हैं। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, जिसमें शामिल है एक्सट्रीमली फाइन पोट्रीज, बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी पोट्री मतलब बर्तन। नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको जाना जाता है उत्तर के काले चमकीले पात्र, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तर के काले चमकीले बर्तन। It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of subcontinent. और इनका इसलिए नाम पड़ा, इसलिए इनको उत्तर के कहा जाता है क्योंकि ये उत्तरी भाग में पाए जाते थे भाई, क्योंकि ये उत्तरी भाग में मिले हैं, भारत के उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों शिल्पों के अवशेष अभी नहीं बचे हैं भाई। कुछ के तो मिले हैं लेकिन बहुतों के नहीं मिले हैं। जैसे हम मूर्ति कला के बारे में जान पाते हैं और किसी के गिफ्ट के बारे में जो शिलालेख थे उनके बारे में पता चलता है, लेकिन और जो कलाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। We know from texts that the manufacture of cloth was important. भाई हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। किस चीज़ से? ये जो टेक्स्ट जो भी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे थे उनसे हमें पता चलता है भी कपड़े जो बनाए जाते थे वो महत्वपूर्ण थे भाई, कपड़ों का जो उत्पादन था वो महत्वपूर्ण था। There was famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. कुछ महत्वपूर्ण जो केंद्र थे उसमें उत्तर में वाराणसी मतलब बनारस जो है, एंड मदुरई इन साउथ, और दक्षिण में मदुरई। बनारस भी उत्तर प्रदेश में है जो कि एक फेमस धार्मिक स्थान भी है। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स, दोनों आदमी और औरतें, पुरुष और औरतें दोनों के दोनों इन केंद्रों पर काम करते थे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, अब ये क्या है देखें एक बार, NBPW, ये इसके शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है भाई। इज ए हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर विद ए शाइनी ब्लैक सरफेस। ये क्या है भाई, एक चक्के पर बनाया जाता है ये, मतलब एक चक्के पर बनाया जाता है मिट्टी को रख के और इसको बार घुमा दिया जाता है विद ए शाइनी ब्लैक सरफेस, और ये इसके ऊपर पॉलिश इतनी ज़बरदस्त की जाती है कि चमकने लगता है भाई। द पोटर यूज टू एक्सपोज द earthenware टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज किन विच रिजल्टिंग इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। और ये जो पोटर थे, जो कुम्हार थे, वो अपनी भट्टी में, किन होता है भट्टी,
अपनी भट्टी में इतने ऊंचे तापमान पर इन्हें पकाते थे कि इसकी जो बाहर की सतह है वो काली हो जाती थी। ए फाइन ब्लैक स्लिप वाज आल्सो अप्लाइड ऑन दिस, और इसके बाद एक बिल्कुल ही बढ़िया सी एक चमकीली परत इसके ऊपर चढ़ा दी जाती थी काले रंग की, विच गेव द पोट्री ए मिरर लाइक साइन, जिससे कि ये जो बर्तन थे ये चमकने लगते जैसे कि एक शीशा हो। Many craftspersons and merchants now formed associations known as श्रेणीज। अब बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन थे और मर्चेंट थे, शिल्पकार और व्यापारी थे, उन्होंने अपने श्रेणियाँ बना ली थी भाई। श्रेणियाँ जिसे संघ भी कहा जाता है, ग्रुप जिसे हम कहते हैं। दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सनस प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, और इन श्रेणियों का क्या काम था, ये ट्रेनिंग देते थे भाई, प्रशिक्षण देते थे, उनको सिखाते थे। प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल, कच्चा सामान उपलब्ध करवाते थे बनाने के लिए, जैसे जो बर्तन बनाते थे उनके लिए मिट्टी का प्रबंध करते थे, फूल माला बनाने वालों के लिए फूलों का प्रबंध करते थे। इस तरह से कच्चा माल उन्हें प्रदान करते थे। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो बना हुआ माल था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसको अलग अलग जगह पर दे के आते थे, दुकानों में या फिर और खुदरा व्यापारी को दे के आते थे। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और इसके बाद जो व्यापारी थे उन्होंने अपनी श्रेणियों बना ली भाई व्यापार करने के लिए। श्रेणीज आल्सो सर्व्ड एज बैंक्स, और इसके साथ साथ जो श्रेणियाँ थी उन्होंने बैंक के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया। वे रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, और इन बैंकों में कौन पैसे डालता था, जो अमीर आदमी और अमीर औरतें होती थी वो। दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न्ड और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज मोनेस्ट्रीज। और इसका जो भाई दिस वाज इन्वेस्टेड, इनको निवेश कर दिया जाता था। जैसे आज तो आजकल हम देखते हैं भाई ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग किया जाता है, शेयर मार्केट होता है, तो इसी तरह वो जो पैसा है वो निवेश कर दिया जाता था। एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न, और उससे जो ब्याज मिलता था वो या तो वापस लौटा दिया जाता था या फिर यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्री, या फिर किसी भी धार्मिक केंद्र, धार्मिक संस्थान जैसे कि कोई मठ या फिर मंदिर में उसको ठीक रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उसमें दान कर दिया जाता था। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब ये स्पिनिंग, सूत, स्पिन का मतलब होता है सूत काटना, और वीविंग का होता है बुनना, कपड़े बुनना। तो रूल क्या क्या थे भाई, हर एक चीज़ के रूल होते हैं, तो तब के समय क्या क्या रूल थे। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। ये रूल्स किससे लिए गए थे, अर्थशास्त्र, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अर्थशास्त्र कौटिल्य की किताब थी, जो कि मौर्य वंश में एक बहुत ही समझदार और चालाक जो मंत्री हुए हैं उनके। दे डिस्क्राइब्ड हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल। और ये जो नियम वगैरह थे वो किस चीज़ के थे, ये वर्णन करते थे कि भी किस तरह एक विशेष अधिकारी की देख रेख में कारखानों में कपड़ों की कताई और बुनाई की जाए। भाई कपड़ों की मतलब जो धागा होता है उसकी कताई, उसकी बुनाई किस तरह से की जाए। विडोज, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल, nuns, mothers of courtesans, retired women, servants of the king, women who have retired from service in temples, may be used for processing wool, bark, cotton, hex and flax. अब भाई कौन कौन काम करते थे इन फैक्ट्रीज में, विडोज मतलब जो विधवा होती थी वो, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, वो औरतें जो कि अक्षम होती थी किसी काम को करने में, नन्स
जो भिक्षुणी होती थी, जो बौद्ध धर्म में होती थी, भिक्षुक जो होते थे वो मेल होते थे, भिक्षुणी होती थी फीमेल होती थी। मदर्स ऑफ कोर्टिशंस, और जो गणिकाएँ होती थी उनकी माएँ होती थी भाई। रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, राजा के दरबार से जो रिटायर हो जाती थी औरतें वो सेवा मुक्त हो जाती थी। वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज इन टेम्पल्स, मंदिरों से जो रिटायर हो जाती थी जो औरतें मंदिरों में जो भी काम करती थी वो औरतें काम करती थी इन फैक्ट्रीज में। मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल, और ये किस का कौन सा काम करती थी? प्रोसेसिंग वूल, जो ऊन होती थी उसको साफ करने में, उसको प्रोसेस करने में। बार्क, जो छाल होती है उससे, और उसके साथ साथ कॉटन जो कपास होती है। हेक्स एंड फ्लेक्स, सन और पटसन, जूट और सन। जूट जो हमारे बोरे वगैरह बनाए जाते हैं वो, जैसे कि भी हम एक बार देख लेते हैं जूट वगैरह। यहाँ देखिए ये है हैक, हेम, और ये है फ्लैक्स। ये तो शायद आप लोगों ने कभी देखे हों। ये भाई पश्चिम बंगाल में और जहाँ पर नदियाँ बहुत हैं, पानी बहुत है, वहाँ पर उगाए जाते थे। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, और उनको मेहनताना किस तरह से दिया जाता था? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, किस तरह का वो काम करते थे। मतलब जितना बढ़िया काम करते थे उतना ज़्यादा पारिश्रमिक या मेहनताना उनको मिलता था। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, और जिन औरतों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि पुराने टाइम में औरतों को घर में रहना होता था तो उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो जिन औरतों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी तो वो अपने दासों को, सुपरिटेंडेंट जो होते थे, जो इस काम को देखते थे, उनसे कच्चे माल मंगवा लेती थी भाई। एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम, और जो तैयार माल होता था, जो धागे वगैरह बनते थे, कपड़े वगैरह जो बनते थे, वो वापस उस सुपरिटेंडेंट को भेज देती थी। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट dawn टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस, और जो औरतें वर्कशॉप में जाती थी, जा सकती थी, मतलब जो इन फैक्ट्रियोज में जा सकती थी, उनको सुबह जाना होता था वहाँ पर अपने काम के लिए, और अपना मेहनताना लेना लेना होता था। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामाइन द वर्क, भाई काम, क्योंकि सुबह जल्दी जाना होता था और वर्कशॉप ऐसी, क्योंकि जो धागा है बहुत बारीक होता है काम इसका, तो इसके लिए रोशनी तो ज़रूरत होती थी, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। अब यहाँ पे जो नियम था वो क्या था? अगर कोई भी सुपरिटेंडेंट, कोई भी जो अधीक्षक था, वो अगर किसी भी औरत से बात करता भाई, या फिर देखता, लुक्स एट द वुमेन, या फिर देखता, एंड टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, या फिर काम को छोड़ के और कोई भी बात करता, ही शुड बी पनिश्ड, उसको भाई सज़ा मिलती थी भाई। इफ़ ए वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, और यदि कोई भी औरत काम पूरा नहीं करती थी, शी विल हैव टू पे ए फाइन, या तो उसको एक फाइन पे करना होता था, मतलब जुर्माना देना होता था। एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, और उसके जो अंगूठे थे वो भी काटा जा सकता था। मतलब दोनों के लिए यहाँ पे जो अधिकारी थे उनके लिए भी नियम थे, और जो कामगार थे उनके लिए भी नियम थे। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड
बाय द सुपरिटेंडेंट। अब कौन कौन जो औरतें थी वो कौन कौन काम करती थी यहाँ पे, ये लिस्ट पूरी दे रखी है यहाँ पे। ये काम करती थी। और उसके बाद, डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। भाई ये जब औरतें काम करती हैं तो भाई काम में दिक्कत तो होती है। अगर अंधेरा होगा तो लाइट नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगा फिर उनको, है ना। और क्योंकि उनको घर का भी काम छोड़ना पड़ता था, घर का भी काम देखना होता, तो काफ़ी सारी उनके सामने दिक्कतें आती थी। तो भाई ये आज का काम बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए सेशन में। थोड़ा सा अपना जो चैप्टर आज बचा है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड थैंक यू।